हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं DRX दिवेश पाल और हम लोग रीड कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग रीड कर चुके हैं। आज हम लोग रीड करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्त्री जनन तंत्र। तो स्त्री जनन तंत्र की बात करें तो ये श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है यानी कि पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन जो कमर के नीचे वाला रीजन होता है जहाँ से हम लोग ठुमके लगाते हैं शादियों में, तो आपको पता होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के सभी अंग और एक जोड़ा स्तन ग्रंथि यानी मेमरी ग्लैंड, ये दोनों मिलके जो है संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से जो है संयोजित हो जाते हैं। और यहाँ से फिर अंडोत्सर्ग होता है, निषेचन होता है, सहगर्भता होती है यानी कि प्रेगनेंसी होती है, शिशु जन्म लेते हैं और शिशु की देखभाल भी जो है इन्हीं के द्वारा होती है। किसके द्वारा? स्तन ग्रंथि के द्वारा और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसके द्वारा। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है। स्तन ग्रंथि जो होती है वो बर्थ के बाद बच्चे की देखरेख में हमारी सहायता करती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को एक पार्ट देखने को मिलता है जिसको अपन कहते हैं योनि यानी कि वेजाइना। वेजाइना के थोड़े से आगे हम लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। और इसके बाजू में हम या वहीं कहीं पे हम लोगों का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन कहते हैं ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो वेजाइना और जो ग्रीवा नाल है, इन दोनों को मिला के हम लोग कह देते हैं बर्थ नाल, मीन्स बर्थ कैनाल या फिर इसे कहते हैं बर्थ नाल। ये क्लियर हुआ? इस तो तीन चीज़ें देखिए, सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना और सर्विकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हम लोग कह देते हैं बर्थ कैनाल या फिर जन्म नाल। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो हम लोगों को देखने को मिलेगा गर्भाशय, जिसको अपन यूटेरस कहते हैं। यूटेरस की बात करें तो यूटेरस की 3 लेयर होती है। जो सबसे अंदर होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशयी अंतः स्तर। इसके नीचे फिर हम लोगों को देखने को मिलेंगे गर्भाशय पेशी स्तर यानी कि मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर होती है पेरीमेट्रियम जिसको कहते हैं परिगर्भाशय। तो ये हो गया हमारा गर्भाशय वाला पार्ट। हम लोग बात करें गर्भाशय के फिर बाद क्या होता है, यहाँ से नली निकलती है जिसको अपन फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो उस ट्यूब में क्या होता है, एक कैविटी होती है जिसको अपन यूटेराइन कैविटी कहते हैं यानी कि गर्भाशय गुहा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद क्या होता है, एक नली बनती है। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिका। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो आता है स्ट्रक्चर उसको अपन स्टमस कहते हैं, उसके बाद एम्पुला और उसके बाद इनफंडिबुलम। स्टमस को कहते हैं हम लोग संकीर्ण पद, एम्पुला को कहते हैं तुम्बिका और इनफंडिबुलम को हम लोग कहते हैं कीप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनफंडिबुलम के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब के 3 ही पार्ट होते हैं, स्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। और फैलोपियन ट्यूब जब खत्म हो जाती है उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं झल्लेरी या फिर फिमरी। फिमरी के बाद हम लोग बात करें तो फिमरी से और गर्भाशय से एक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसको अपन ओवरी कहते हैं यानी कि अंडाशय। तो अंडाशय बीच में रहता है और अंडाशय जो है जिसकी हेल्प से जो है ये फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट यानी कि गर्भाशयी स्नायु कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो ओवरी है इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो ये याद रखना, फीमेल में प्राथमिक लैंगिक अंग ओवरी होता है और मेल की बात करें तो उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग होता है टेस्टिस। तो ओवरी की बात करूँ तो यहाँ से अंडाणु व स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब प्लस गर्भाशय यानी कि यूटेरस प्लस वेजाइना, इन तीनों को मिला के हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्त्री सहायक नलिकाएं ये बनाती है। क्या बनाती है? ये तीनों मिलके स्त्री सहायक नलिकाएं ये बनाती है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब का जो है कौन सा भाग यूटेरस के पास होता है। तो याद रखना है स्टमस। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो है, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के पास होता है, तो आपको याद रखना है इनफंडिबुलम। फिमरी नहीं लगाना है क्योंकि फिमरी जो है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आए आपको कि ओवरी से जब ओवम निकलते तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? तो सबसे पहले ये जाते हैं फिमरी के पास, फिर इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर स्टमस, फिर आगे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गर्भाशय के बारे में यानी कि यूटेरस के बारे में, जिसको हम लोग बच्चा दानी भी कहते हैं, वुम्ब भी कहते हैं।
इसलिए कई बार आपने जो है सोसाइटी में अपने मोहल्ले में सुना होगा कि उस लेडी की बच्चादानी फट गई है या बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि यूटेरस में प्रॉब्लम आ गई है। अब यूटेरस के आकार की बात करें तो उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। उल्टी का मतलब वो नहीं जो आप करते हो ओ वाली। उल्टी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ सीधी रखी है तो उसको आप पलट के रख देते तो उसको उल्टी कहते हैं। तो उल्टी रखी नाशपाती के समान। नाशपाती क्या होता है, बाबा गूगल करना, एक फल होता है, वो आपको दिखेगा। इसके बाद यूटेरस की बात करें तो ये श्रोणी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, स्नायु द्वारा ये जुड़े रहते हैं लिगामेंट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना। श्रोणी का मतलब क्या, वही पेल्विक का रीजन यानी कि कमर वाला। इसके बाद यूटेरस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होती है, पढ़ चुके अपन, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की बात करें तो गर्भाशय गुहा को स्थिरित करती है, यानी जो यूटेरस कैविटी है उसको ये एक आवरण प्रदान करती है। एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है चक्रीय परिवर्तन जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम के ही कारण होते हैं। इसके बाद मायोमेट्रियम की बात करें तो ये मोटी और चिकनी होती है। तो ये मोटी चिकनी व पेशी स्तर होता है ये, यानी मस्कुलर लेयर होती है। और प्रसव के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी तेज संकुचन इसमें होता है। इसी की वजह से जो है पेन उत्पन्न होता है, जिसको लेबर पेन हम लोग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो पेरीमेट्रियम की। तो जो पेरीमेट्रियम है ये पतली झिल्ली में स्तर होता है और ये गर्भाशय का आकार व आकृति जो है नियंत्रित करने का इसका काम होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। फोल्डिंग मीन्स फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कुछ लेयर होती है जो ओपन क्लोज होते रहती है। तो वो सबसे ऊपर तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, या सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनस की। तो एनस यानी जिसको गुदा कहते हैं, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से बाहर होता है। उसी के हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा वेजाइना। वेजाइना की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है कि मेल में क्या था, मेल में एक ही ओपनिंग थी, स्पर्म के जाने के लिए भी और यूरिन के जाने के लिए भी, लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग ओपनिंग होती है। तो ये वेजाइना है। वेजाइना के पास 2 ओपनिंग है, एक होती है योनि छिद्र जिसको अपन कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस, जहाँ से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्ट जो है बाहर निकलता है। दूसरा होता है मूत्र मार्ग का छिद्र जहाँ से यूरिन पास आउट होती है, जिसको अपन यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बाहर एक आवरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब बड़ा वाला भाग, जिसको बृहद भ्रकोष्ठ कहते हैं। तो ये क्या होता है, ऊतकों का मांसल वलन होता है यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। जगन सेल से नीचे तक फैले और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। अब ये जगन सेल क्या है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो हेयर्स होते हैं उसी को हम लोग जो है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो हेयर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो यहाँ पर जो है वहीं पे जो होता है वो स्ट्रक्चर, तो वहाँ से लेकर जो है ये योनि द्वार तक जो भी अपन ने पढ़ा वहाँ तक के ये घेरे हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको अपन लेबिया माइनोरा कहते हैं यानी लघु भ्रकोष्ठ। तो ये ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है यानी मुड़ा हुआ रहता है, फोल्डेड रहता है और बृहद भ्रकोष्ठ के नीचे होता है यानी लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग यानी गर्भाशय प्रवेश। यहाँ से कोई भी चीज़ जब जाती है तो गर्भाशय में जब जाती है तो इसी के द्वारा जाती है, जिसे अपन यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है क्लेटोरिस यानी भग सीसन या भग सेप। तो ये अंगुली जैसी संरचना होती है। मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भ्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास में होती है, यानी यहाँ पे जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हमको एक वहाँ यहाँ पे हमको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको अपन कहते हैं मॉन्स बेबिस यानी कि जगन सेल। क्या होता है ये, तो वसा में ऊतकों की बनी होती है और गद्दी जैसी संरचना होती है और त्वचा और जगन बालों द्वारा क्या रहती है, ढकी रहती है। क्या, मॉन्स बेबिस। इसके बाद अपन पढ़ चुके थे यूरेथ्रल ऑरिफिस और एक होती है वेजाइनल ऑरिफिस यानी 2 ओपनिंग होती है। अब यहाँ पे याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेजाइना के बारे में यानी योनि के बारे में। तो यहाँ पे एक पतली झिल्ली होती है जिसको अपन हाइमिन यानी योनिद छद, हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको योनिद छद, यानी कि इसको कहेंगे अपन हाइमिन मेम्ब्रेन। तो हाइमिन मेम्ब्रेन से ढकी होती है।
तो इसको जो है वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है तो पहले अपन पढ़ लेते हैं। हम लोग हाइमेन की बात करें तो पहले मैथुन के समय या पहले संभोग के दौरान या फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान ये फट जाती है। तो ऐसा पहले बोला जाता था कि अगर किसी गर्ल्स ने सेक्स कर लिया है तो उसकी हाइमेन मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है, और जिस लड़की की हाइमेन मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है हम लोग मान लेते हैं कि उसने लाइफ में सेक्स कर लिया है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है ऐसा नहीं है, कभी कभी तेज़ धक्के से या फिर अचानक गिरने से भी ये हाइमेन मेम्ब्रेन जो है रैप्चर हो जाती है, यानी कि फट जाती है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो हाइमेन मेम्ब्रेन है वो वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्तन ग्रंथि के बारे में। तो स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है स्तन पालिया होती है, यानी कि मेमरी लोब होता है। ठीक है, तो मेमरी लोब की बात करें तो ये होते हैं 15 से 20, और ये यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे अपन कोपिका कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा फैट होता है, और फैट के पीछे हम लोगों को एक पेशी देखने को मिलेंगी जिसको अपन वृहद अंश पेशी कहते हैं, यानी पेक्टोरेलिस मेजर कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये परसुका के बीच जो है परसुका के बीच की पेशी में ये हम लोगों को देखने को मिलता है। परसुका यानी कि पसली हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे पसलियाँ होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने लोब की बात कर ली, मेमरी लोब 15 से 20 है। अब इस मेमरी लोब की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो है अंगूर के गुच्छे समान संरचना होती है। तो यहाँ पे मेमरी एल्वोलस होता है जिसको अपन स्तन कुपिका कहते हैं। तो स्तन कुपिका की बात करें तो पेशी में जब संकुचन होता है तो दूध यहाँ से स्त्रावित होता है और कुपिका की गुहाओं में ये एकत्र हो जाता है। तो कुल मिला के जो मिल्क सेक्रेट होता है या प्रोड्यूस होता है या संग्रहित होता है तो कहाँ होता है, मेमरी एल्वोलस में। अब इसके ट्रेवल की कहानी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मेमरी एल्वोलस में दूध जो है बन के एकत्र हो चुका है। अब वहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा मेमरी डक्ट में। ठीक है, जिसको अपन स्तन नलिका कहते हैं। वहाँ से फिर ये जाता है तुम्बिका के पास यानी कि एम्फुला के पास। एम्फुला से फिर आता है लैक्टिफेरस डक्ट के पास, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर ये जाता है निप्पल के पास, और निप्पल के बाहर से फिर ये क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। ये निप्पल के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एरियोला कहते हैं अपन, जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है। क्लियर है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। एक और बात समझते हैं, मेमरी एल्वोलस में जो है जब पेशी में संकुचन होता है तो दूध यहाँ पे एकत्र हो जाता है। वहाँ से मेमरी डक्ट में जाता है, मेमरी डक्ट से जाएगा ये एम्फुला जो फूला हुआ भाग होता है, फिर जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होगा, फिर ये निप्पल से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, अंडजनन यानी कि oogenesis। तो oogenesis की बात करें तो जब oogenesis की शुरुआत होती है, तो शुरुआत की बात करें जब भ्रूणी परिवर्धन होता है। भ्रूणी परिवर्धन यानी कि जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उस दौरान ही जो है जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं, जिसको अपन अंडजननी या ऊगोनिया कहते हैं, तो ऊगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है जन्म के ही समय, ये जब भ्रूण का विकास होता है। और प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय की बात करें तो उसके अंदर ये विनिर्मित होते रहते हैं। विनिर्मित कहने कि बनते जाते हैं, ये बनते जाते हैं, टूटते जाते हैं, फिर बनते चले जाते हैं। जन्म के बाद आपको याद रखना है कि अंडजननी का निर्माण व उसकी वृद्धि नहीं होती है, यानी जब गर्ल्स गर्भ में होती है तो ये सारी चीज़ें बनते रहती हैं ऊगोनिया कोशिका, लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो बनना बंद हो जाती है। तो इन कोशिकाओं का विभाजन फिर शुरू हो जाता है। तो जो ऊगोनिया कोशिका है ये समसूत्री विभाजन करेंगे और 1 से 2, 2 से 4, 10 होते रहेंगी, मतलब बहुत सारी कोशिका बनते रहेंगी। अब क्या होगा, जो ऊगोनिया कोशिका है वो धीरे धीरे वृद्धि कर लेंगी। तो जैसे ही वृद्धि कर लेंगी, कब वृद्धि कर लेंगी, जब बाल्यावस्था रहेगी। जन्म हुआ था उसके बाद ये ऊगोनिया बनते चली जा रही थी, जैसे ही बाल्यावस्था आई तो क्या हो गया, इसने वृद्धि कर ली। किसने, ऊगोनिया ने। तो क्या कहेंगे अब अपन इसे, प्राइमरी oocyte यानी कि प्राथमिक अंडक। तो होता क्या है, जन्म से यौनारंभ तक ये ह्रास से होते रहता है, यानी डिग्रेड होते रहता है, टूटते रहता है। तब क्या होगा, प्राइमरी oocyte की बात करें तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टार्ट तो होगा, लेकिन प्रोफेस फर्स्ट में जाके कोशिका यहाँ पे रुक जाएंगी, यानी कि अरेस्टेड हो जाएंगी या अवरुद्ध हो जाएंगी, यानी कि इसके आगे जो है कभी भी ये बढ़ेंगी ही नहीं। कब तक के, जब तक के बाल्यावस्था है। अब क्या होगा, अब आएंगी प्यूबर्टी एज। जब प्यूबर्टी एज आती है तो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये प्राइमरी oocyte जो है ना
डिवाइड होने लगता है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है तो फिर सेकेंडरी oocyte बन जाता है, जिसको अपन द्वितीयक अंडक कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो द्वितीयक अंडक बना, उसी के साथ एक और कोशिका बनी, उसको अपन कहते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी, यानी कि प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। तो अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। तो उसमें भी जो मेटाफेज सेकंड है वहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte जाके अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब ये पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा और ये बॉडी से बाहर होते चले जाएगा। अब कभी बाई चांस सेक्स की प्रोसेस जब होती है तो यहाँ से स्पर्म आता है फीमेल की बॉडी के पास में, और यहाँ सेकेंडरी जो oocyte है उसके संपर्क में आता है। तो अब ये दोनों मिलके बना लेते हैं ओवम, यानी कि अब मेटाफेज सेकंड कंप्लीट हो जाएगा और अब बनेगा यहाँ पे अंडाणु यानी ओवम, और दूसरी जो कोशिका बनेंगी उसे कहेंगे अपन सेकंड पोलर बॉडी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अंडाशय के आरेखित काट का एक दृश्य, यानी डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, कौन सी है, प्राइमरी oocyte, जो हम लोगों ने अभी देखा। तो जो अभी oogenesis की प्रोसेस देखिए सेम टू सेम हम लोग देख रहे हैं कि अंडाशय में होता क्या है, कैसे यह प्रोसेस है, ये तो सेम देखना है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो प्राथमिक अंडक की बात करें, यानी कि प्राइमरी oocyte, अब यहाँ पे हार्मोन काम करता है FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो सेल आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगी, कणिका में परत बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं। तो जैसे ही ग्रेनुलोसा लेयर किस पे बनेंगी, प्राइमरी oocyte पे, तो इसको हम लोग कह देंगे प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि प्राथमिक पुटक कह देते हैं। फिर FSH इस पे काम करेगा, तो जो प्राइमरी oocyte थी उस पर जो लेयर थी ग्रेनुलोसा की बहुत थिक हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे अपन थीका ग्रेनुलोसा लेयर, और जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि द्वितीयक पुटक। इसके बाद FSH फिर काम करेगा, तो जो यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बना था अब हम लोग यहाँ पे बन जाता है तृतीयक फॉलिकल। क्या होता है इसमें कुछ स्पेशल, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्राइमरी oocyte की बात करें तो ये वृद्धि करता है और अर्धसूत्रीय विभाजन अपना पूर्ण कर लेता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे ही पूर्ण कर लेता है प्राइमरी oocyte, तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जैसे ही पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे दो कोशिका बनेंगी, पहला आपकी बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी यानी प्रथम ध्रुवीय पिंड, और दूसरी कोशिका बनती है द्वितीयक अंडक यानी कि सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte की बात करिए तो प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे दो आवरण और बन जाते हैं, जिसको अपन बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहते हैं और इनर वाले को हम लोग कहते हैं थीका इंटरना। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे एक कैविटी का निर्माण हो जाता है जिसको अपन कहते हैं एंट्रम कैविटी, और ये पूरे डायग्राम को हम लोग कहते हैं टर्सरी फॉलिकल यानी कि तृतीयक पुटक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो तृतीयक पुटक है यानी टर्सरी फॉलिकल है, ये आगे जाके डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं परिपक्व पुटक या फिर ग्राही पुटक या फिर इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डायग्राम सेम टू सेम है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte था उसमें क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की बात करूँ तो वो आगे डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर होगा तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा, ओवम बनाएगा। कब बनाएगा, किस कंडीशन में, वो अभी बताता हूँ मैं। पर आपको याद रखना है सेकेंडरी oocyte अब थोड़ा डेवलप हो गया, इस पर दो लेयर बन गई है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो आउटर लेयर थी उसको अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और जो इनर लेयर है उसे कहते हैं अपन जोना पेलोसिडा। ये आपको याद रखना है। बाकी एंट्रम कैविटी वगैरह है ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे 14th डे पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो 14वें दिन पे क्या होता है, जो LH है यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसका बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है। और जो सेकेंडरी oocyte है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर मंथ जो है बॉडी से बाहर होता है, लेकिन मैंने बोला था बाई चांस सेक्स की प्रोसेस होती है और यहाँ पे इस दौरान स्पर्म आ जाता है, तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएंगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, और फिर वो जो प्रेगनेंसी है वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि अब सेकेंडरी oocyte से बन जाएगा ओवम। लेकिन यहाँ पे जो है स्पर्म नहीं आता है, तो क्या होगा, LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन हो जाता है, और जो सेकेंडरी oocyte है ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग। अब जो सेकेंडरी oocyte है ये बदल जाता है कार्पस लूटियम में, और कार्पस लूटियम बदल जाता है कार्पस एल्बिकेंस में।
और ये बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोगों को याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी कि आवर्त चक्र, या इसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र, या फिर इसको कहते हैं अपन रजोधर्म। तो हम लोग यहाँ पे रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें या माहवारी की बात करें तो ये मादा प्राइमेट्सों में देखने को मिलती है। तो मादा प्राइमेट्स में कौन आता है, बंदर, कपी और मनुष्य। तो मनुष्य बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि सोनू और राजेश में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मनुष्य यानी कि फीमेल में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, जब प्रथम रजोधर्म होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रजोदर्शन यानी कि मेनार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक रजोधर्म और दूसरे रजोधर्म के बीच की जो घटना चक्र चलता है उसको अपन कहते हैं आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, नीट में कंफ्यूज करते हैं ऐसा कि एक रजो चक्र और दूसरा रजो चक्र के बीच में जो घटना घटना चक्र जो चलता है उसी को अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसमें रक्त का जो स्त्राव होता है वो होता है 3 से 5 दिनों तक के। और रक्त स्त्राव किस कारण से होता है, तो यहाँ पे गर्भाशय की जो अंतःस्तर परत थी एंडोमेट्रियम, और वहाँ पे रक्त वाहिनियाँ होती है यानी कि ब्लड वेसल्स होती है, तो वो नष्ट हो जाती है जिस वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये 3 से 5 दिन तक के होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी आता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है, यानी कि प्रेगनेंसी वाले चांसेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 50 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है, और बंद होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रजो निवृत्ति या फिर मीनोपॉज। तो ये याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसकी अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया इसका मतलब हम लोग ये संकेत है कि गर्भधारण होने वाला है, यानी जो गर्ल्स है वो प्रेग्नेंट होने वाली है। लेकिन एनसीईआरटी माता कहती है कि इसके और कारण भी हो सकते हैं। तो अन्य कारण क्या हो सकता है, तनाव। अगर कोई गर्ल्स बहुत ज़्यादा तनाव ले रही है तो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एब्सेंट हो जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे निर्बल, यानी कि शारीरिक कोई बीमारी है या फिजिकल रूप से वो सही नहीं है तो भी ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्वास्थ्य सही नहीं है, वो चाहे मेंटल लेवल की बात करूँ या फिजिकल लेवल की बात करें तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 2-3 घटनाएं एक साथ चलती है। तो ये याद रखना, एक घटना तो चलती है पीयूष ग्रंथि में। तो पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन लेवल चलते हैं अप एंड डाउन। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन लेवल हम लोग देखने वाले हैं। उसी के नीचे हम लोग देखने वाले हैं ओवेरियन लिगामेंट की अंडाशय में कैसी घटना चलती है। उसी के बाद हम लोग देखने वाले हैं अंडाशय हार्मोन का लेवल क्या रहता है, अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका कौन से डे पे किस लेवल पे वो हार्मोन रहते हैं। इसके नीचे फिर हम लोग देखने वाले हैं गर्भाशयी घटनाएं, यानी कि यूटेराइन इवेंट्स देखने वाले हैं क्या क्या होता है इसमें। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे होता है 1 से लेके 28 या 29 डे तक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 1 से 5 दिन तक के ब्लीडिंग होती है, मैं बता चुका हूँ आपको, एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स रैप्चर होने की वजह से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि की बात करें हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है FSH और दूसरा होता है LH। तो FSH का लेवल बहुत कम होता है फर्स्ट डे से और LH का भी कम होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ब्लीडिंग बंद होती है तो जो मेंस्ट्रुअल ये जो LH है इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। और जैसे ही 14 डे आते हैं यानी 14वां दिन आता है, यहाँ पे LH का लेवल बहुत तेज बढ़ जाता है, जिसको अपन LH सर्ज कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उसी के नीचे क्या होता है, अब 14 दिनों तक के क्या हो रहा है ये हम लोग देख रहे हैं 1 बाय 1। ये तो अपन ने पीयूष ग्रंथि की बात कर ली। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अंडाशय घटना के बारे में कि अंडाशय में क्या घटना होती है। तो फर्स्ट फॉलिकल बनता है, धीरे धीरे सेकेंडरी बनता है, फिर थर्ड फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और फिर मैंने आपको बताया कि ग्राफियन फॉलिकल के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो 14 डे जैसा आता है तो अंडोत्सर्ग हो जाता है, यानी कि ओवुलेशन हो जाता है। और यहाँ से जो हम लोगों का ग्राफियन फॉलिकल है वो रैप्चर हो जाता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो जाता, कुछ हार्मोन और काम करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अंडाशय से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों का लेवल बहुत स्लो रहता है, लेकिन जैसे ही 14 डे आता है तो एस्ट्रोजन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो ये याद रखना कि ओवुलेशन के दौरान दो हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, एक तो LH का पिट्यूटरी ग्लैंड में, और अंडाशय की बात करें तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का। अब अंडोत्सर्ग हो गया है, तो जैसे ही अंडोत्सर्ग हो गया है तो ब्लडिंग के बाद में धीरे धीरे एंडोमेट्रियम भी बनने लग जाती है, यानी रीजनरेट होने लगती है। अब अंडोत्सर्ग जैसे ही होता है तो उससे फिर बनता है कार्पस लूटियम। अब कार्पस लूटियम बनता है तो ये क्या करता है, इसको उम्मीद रहती है कि शायद स्पर्म आएगा, तो ये भारी मात्रा में जो है, अब क्या हुआ था, एस्ट्रोजन का लेवल तो धीरे धीरे आ रहा था, अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ओवुलेशन के बाद में। तो जो कार्पस लूटियम ये एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा के रखता है। क्यों बढ़ा के रखता है? ताकि एंडोमेट्रियम जो है जैसी की वैसी बनी रहे, कि शायद स्पर्म आ जाए तो ये आपस में मिल जाए और नए मेहमान आने की तैयारी कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, सॉरी मतलब ऐसा होता नहीं, मतलब होता है, मतलब बाकी सभी में तो होता है। इतनी दुनिया में इतनी प्रेगनेंसी हो रही है, देश हमारा इतना विकास कर रहा है, आपको पता ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1947 में हमारी 34 करोड़ जनसंख्या होती थी और अभी जो है 135 करोड़ है। तो होता है, बिल्कुल होता है, जनसंख्या तो बहुत आगे बढ़ रही है, तो सभी लोग विकास कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ जो नोट्स हैं, हाँ, और जो लोग नए सुन रहे हैं ना, उन्हें जो ऑडियो सुन रहे हैं और उनके पास नोट्स नहीं हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ऑडियो के नोट्स पाने के लिए, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम की बात कर रहे थे अपन, वो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि कार्पस लूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा के रखता है। अब मान लो कि स्पर्म नहीं आता तो होगा क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और वो जो LH था, FSH था, सबका लेवल गिर जाता है और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्रेगनेंसी करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है। या प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है, तो ये याद रखना आपको, प्रोजेस्टेरोन का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निषेचन के बारे में। तो निषेचन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, तो ये होता है एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। सॉरी 1 मिनट, एक तो ये मेरा मुंह में छाले आए हुए हैं, इस वजह से प्रॉपर जो है ये टर्मिनोलॉजी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। समझदार हो आप, समझ जाओगे यानी तो ये होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे, यानी कि एम्पुलरी इस्थेमिक संधि जिसको अपन कहते हैं। तो याद रखना, नीट ने यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार पूछा था, उसका राइट आंसर था एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, और दूसरे का आंसर था, अगर आपको ये ना दे तो फिर आप आंसर लगाओगे एम्फुला, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पर्म आता है, सॉरी सबसे पहले तो जो है ओवम आएगा। तो ओवम आएगा तो मैंने बोला था यहाँ पे 2 लेयर बनती है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे जैसे ही सेक्स की प्रोसेस होंगी उस दौरान स्पर्म यहाँ पे आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म की बात करूँ, शुक्राणु की बात करूँ, तो वहाँ पे एक्रोसोम मेम्ब्रेन होती है और वहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसका नाम है हाइलुरोनिडेज और दूसरा है एक्रोसिन। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जैसे ही ओवम के संपर्क में आते हैं तो ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को रैप्चर करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का कौन सा भाग सबसे पहले टकराता है, एक्रोसोम। कौन से भाग से टकराता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बाहर क्या होता है, कोरोना रेडिएटा, और इनर लेयर कौन सी होती है, जोना पेलुसिडा। तो जो भी ऑप्शन में दे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी oocyte, जो यहाँ पे था हमारे पास में। अब जैसे ही स्पर्म आया अर्धसूत्री विभाजन होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, यानी कि द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनेगा और एक अगुणित अंडाणु हमारे पास बन जाता है। उसी के साथ कौन मिल जाता है, अगुणित शुक्राणु बन जाता है और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, द्विगुणित युग्मनज, यानी कि 2n जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट के बाद फिर निषेचन होता है और यहीं पे निषेचन के दौरान जो है शिशु के लिंग का निर्धारण हो जाता है। तो निषेचन कहाँ हुआ, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। फिर वो चुन्नू मुन्नू का जन्म कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। तो जिन लोगों को इस ऑडियो के नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले और वहाँ पे उसको लिंक वगैरह डिटेल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेंगे। तो चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में।
इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक क्या आपने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।